जी, तो पहले तो मैं सबको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप सबने अपना टाइम निकाला और हमारे मीडिया चेयरमैन सजवान जी के इनवाइट पे और एसोसिएशन के इनवाइट पे आप आए। थोड़ा पहले मैं डीपीएल के बारे में बताने से पहले थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि लास्ट सीज़न 23-24 के अंदर दिल्ली का प्रदर्शन एज अ स्टेट कैसा रहा है। लास्ट ईयर हम अंडर 20 इनॉग्रल नेशनल चैम्पियनशिप जो हुई छत्तीसगढ़ के अंदर, उसके अंदर हमने इतिहास बनाया और हमने कर्नाटका को फाइनल्स में पेनल्टीज़ में हराया। तो ये मुझे लगता है कि सिर्फ एसोसिएशन के लिए नहीं, ये सिर्फ जैसे दिल्ली के लिए नहीं, ये पूरे इंडिया के लिए खुशी की बात है कि दिल्ली ने एक नेशनल चैम्पियनशिप का खिताब उठाया है। उससे ये डेफिनेटली पता लगता है कि दिल्ली फुटबॉल अब उसकी परफॉर्मेंस और हर चीज़ में वो अब आगे आ रही है नेशनल लेवल पे। उसके अलावा जूनियर नेशनल्स के अंदर टियर 2 के अंदर हम चैम्पियन बने। हमने चंडीगढ़ को हराया फाइनल्स में, सेमीफाइनल्स में मणिपुर को हराया था। उसके अलावा सब जूनियर बॉयज़ एंड सब जूनियर गर्ल्स टियर 2 के अंदर हम फाइनलिस्ट रहे, जिसकी वजह से हम इस साल हम प्रमोट हो पाए और टियर 1 के पार्टिसिपेंट रहे। उसके बारे में बताऊंगा कैसा रहा। संतोष ट्रॉफी के अंदर हमारा क्वार्टर फाइनल्स में हम पहुँचे और हम गोवा से हारे 2-1, जो कि गोवा मेरे हालांकि सर्विसेज जीती, पर मुझे लगता है कि फाइनल्स के लिए मुझे इनवाइट आया था तो मैं ईटानगर गया था, तो मैंने खुद देखा मैच और बहुत बेहतरीन फाइनल हुआ। और उसके अंदर मैं मानता हूँ कि गोवा वॉज वन ऑफ द बेस्ट टीम्स ऑफ द टूर्नामेंट। विमेंस के अंदर भी हम टॉप 8 में रहे और ये परफॉर्मेंस की वजह से हम सीनियर नेशनल्स और संतोष ट्रॉफी टीम नेशनल गेम्स के लिए क्वालिफाई हो गई है। तो मुझे लगता है कि लास्ट ईयर की परफॉर्मेंसेस से ये पता लगता है कि जो हमने यूथ लीग एक शुरू करी थी कुछ साल पहले, उसकी परफॉर्मेंस अब धीरे धीरे दिखने लग गई है। इस साल अभी तक 4 नेशनल्स हो चुके हैं, 2 सब जूनियर बॉयज़ एंड गर्ल्स टियर 1 एंड जूनियर बॉयज़ एंड गर्ल्स टियर 1। 4 में से हम 3 में सेमीफाइनल में पहुँचे हैं और जॉइंट थर्ड का हमें उपलब्धि प्राप्त हुई है, जो कि मुझे लगता है कि वो भी एक बहुत खुशी की बात है कि हमारी यूथ, हमारा फ्यूचर एक अच्छे हाथों में है। और मैं कहूँगा ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि मैं प्रेसिडेंट हूँ, इसलिए ये खुशी बयान कर सकता हूँ। पर ये जीत पूरी दिल्ली की होती है और दिल्ली में सारे कमेटी मेंबर्स, एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स, काउंसिल मेंबर्स, जो लोग जुड़े हुए हैं, जो कोचेज़ हैं, जो टीचर्स हैं, दिल्ली गवर्नमेंट, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिनने हमें ग्राउंड्स दिए हैं, ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमें मिला है और उस पर हमने लीग्स कराए, हमारे स्पॉन्सर्स, सब, ये एक इकोसिस्टम है जिसकी जीत है। उसके अलावा हमारी इस साल की जो सीज़न रहेगा, थोड़ा मैं नटशल में बता देता हूँ, समरी में बता देता हूँ। हम शुरुआत कर रहे हैं दिल्ली प्रीमियर लीग से, जो कि 26 सितंबर से शुरू होने वाली है अंबेडकर स्टेडियम में। और हाँ, ये भी थोड़ा सा बोलना चाहूँगा कि अंबेडकर स्टेडियम भी आप सबकी दुआओं से और कृपा से अब जनवरी-फरवरी तक तैयार हो जाएगा। एक नया चेहरा एक अंबेडकर स्टेडियम को मिल रहा है, जो कि मैं जानता हूँ 1982 के बाद आई थिंक ये पहली बार है कि एमसीडी ने एक अच्छी बड़ी फाइल अप्रूव करके उनने दिखाया है कि वो भी फुटबॉल के प्रति कितने सीरियस है। और मेरा ये एक प्रॉमिस भी है, 25-26 में मैं ड्यूरेंट को, या मैं क्या बोलता हूँ, हम ड्यूरेंट को
हम वापस दिल्ली लेकर आएंगे। कम से कम नहीं तो 2 या 3 मैचेस ड्यूरेंट के हमारे अम्बेडकर में शुरू होंगे। हाँ, तो मैं बात कर रहा था डीपीएल की, तो डीपीएल से हम शुरू करेंगे 26 सितंबर को, और मैं मानता हूँ कि कम से कम 2 महीने, कम से कम 2 से ढाई महीने ये लीग चलेगी। 12 टीमें हैं इसके अंदर, बहुत बेहतरीन टीमें हैं। इसके अंदर दिल्ली एफसी है जो कि एक आई लीग टीम है, हमारी सर्विसेज टीम है जैसे सीआईएसएफ और एयरफोर्स जो कि हर साल ड्यूरेंट कप भी खेलती हैं। उसके अलावा हमारे गढ़वाल जो कि एक दिल्ली की बहुत ही नामी क्लब है जो आई लीग 3 खेली इस साल। उसके अलावा रनर्स अप रही लास्ट ईयर रॉयल रेंजर, वो भी मुझे लगता है इस बार दावेदार रहेगी। उसके अलावा हिंदुस्तान टीम जो कि सीनियर डिवीज़न से प्रमोट होकर आई है, जो भी एक दिल्ली प्रीमियर लीग और दिल्ली की शान रही है बहुत सालों से। उसके अलावा सुदेवा दिल्ली एफसी जो सेकंड डिवीज़न आई लीग खेलती है। तो ऐसा करके मुझे लगता है कि 12 की 12 टीमें अब बहुत ही मजबूत हैं और सब टीमों ने खर्चा करा है, और इसमें से जो 2 टॉप टीम्स होंगी उनको एज एन एसोसिएशन हम रेकमेंड करते हैं आई लीग 3 के अंदर पार्टिसिपेशन करने के लिए। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हमारे सारे मैचेस बहुत अच्छी तरह दिखाए जाएं। उसके लिए स्पोर्ट्स वॉट हमारे ब्रॉडकास्टर रहेंगे, 2 कैमरा सेटअप होगा, और कोशिश यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मैच देखें, क्योंकि अब हम जानते हैं कि लोग मोबाइल फ़ोन पे देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। पर यस, एक्सपीरियंस मोबाइल फ़ोन पर हो या लैपटॉप पर हो या टीवी पर हो, वो लाइव मैच से भी ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, जिससे कि वो अपनी जेन्युइन ओपिनियन दे सके कि फ़ुटबॉल लेवल कैसा चल रहा है। उसके अलावा वेक्टर हमारे फुटबॉल स्पॉन्सर रहेंगे। एक्स व्हील्स एक इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनी है जो कि इस बार लास्ट ईयर भी उनने विनर को बेस्ट प्लेयर को एक इलेक्ट्रिक स्कूटर अवार्ड दी थी। इस साल भी उनने हमारे साथ जुड़ने का करा है, और वो इस बार भी जो बेस्ट प्लेयर होंगे उसको वो एक इलेक्ट्रिक स्कूटर देंगे, जो कि बहुत हमारे प्लेयर्स के लिए और हमारे क्लब्स के लिए और हमारे एसोसिएशन के लिए बहुत खुशी की बात है। इसके अलावा दिल्ली प्रीमियर लीग शुरू होगी, उसके बाद अक्टूबर एंड में हम विमेंस चैम्पियनशिप लीग का जो कि डिवीज़न 2 है विमेंस की, वो पहले शुरू करेंगे। उसके बाद WPL जो कि 1.5-2 महीने बाद हमारी दिसंबर से WPL होगी, जो कि टॉप डिवीज़न है। दिल्ली प्रीमियर लीग ख़त्म होके फिर हमारा कोशिश है कि हम उसके बाद स्ट्रेट अवे सीनियर डिवीज़न और A डिवीज़न साथ करेंगे, और क्योंकि कोई कारणों की वजह से B डिवीज़न नहीं हो पाए लास्ट ईयर, तो इस साल हमारा प्लान है कि हम जब दिल्ली प्रीमियर लीग चल रही होगी उसी समय हम B डिवीज़न शुरू कर देंगे, जिससे कि हमारा विद इन द टाइम हमारी सारी लीग ख़त्म हो सके एक अच्छे मौसम में, जहाँ पर ग्राउंड कंडीशन अच्छा हो और जहाँ पर सारे क्लबों को अच्छे लड़के मिल सके अपनी टीम बनाने के लिए। हम वो सारी लीगें हम विद इन टाइम ख़त्म करा सकें। उसके अलावा A ख़त्म होने के बाद हम C डिवीज़न करा देंगे, और इंस्टीट्यूशन लीग भी हमारी फरवरी में प्लान्ड है। यूथ लीग के अंदर हमारी टियर 2 ऑलरेडी शुरू हो रखी है, अंडर 13, 15, 17, 19 एज कैटेगरी में। टियर 1 डिवीज़न 1 ऑफ अंडर 13, अंडर 15, अंडर 17, अंडर 19 भी हमारी पूरी कोशिश है कि नवंबर से हम शुरू कर देंगे। दिसंबर में हम स्कूल लीग भी कराने का हमारा पूरा कैलेंडर में प्लान है। खेलो इंडिया गर्ल्स अंडर 13, अंडर 15, अंडर 17 भी हमारा नवंबर से प्लान्ड है। कॉलेज लीग हमारी जनवरी ऑनवर्ड्स हमारा प्लान है। तो हमारी पूरी एक्टिविटीज़
लगा के चलिए मोटा मोटा 1500 से लेके 2000 मैचेस का हमारा ये सीज़न रहेगा, जो कि हमें लगता है कि बहुत फुटबॉल के लिए इससे खुशी की बात नहीं है कि हर उम्र के बच्चों को हम मौका दे रहे हैं एसोसिएशन का पार्ट बनने का, और हमारे स्काउट्स भी होंगे, जिससे कि हमारी जो स्टेट टीम्स हर साल बन रही हैं वो स्काउट्स हमें कमेटी को हम रेकमेंड करें कि ये बच्चों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जिससे कि जब भी हमारी स्टेट टीम के कैंप्स लगें उसके अंदर ये बच्चे छूट ना जाएं। और आई थिंक मोरलेस तो मैंने कवर कर लिया है। बाकी आई थिंक आपके हाथ में बहुत ताकत है। जितना आप लिखेंगे अच्छा, उतना ही पेरेंट्स को मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ जी दौर बदल रहा है और फुटबॉल में फ्यूचर है, और बच्चों को वो भेजेंगे फुटबॉल का पार्ट बनने का। तो बस मैं तो यही चाहूँगा कि वो ग्रास रूट लीग हो, यूथ लीग हो, एमेचर लीग हो, या हमारी दिल्ली प्रीमियर लीग हो, या विमेंस लीग हो, कोशिश ये है कि हम हर 6 साल की उम्र के बच्चे से लेके सीनियर बच्चे तक का को दिल्ली छोड़ के जाना ना पड़े, क्योंकि दिल्ली में हर उम्र के बच्चों को फुटबॉल कंपटीशन मिलता है थ्रू आउट द ईयर। ये दिल्ली की जीत है। और कोचिंग लाइसेंस भी हम हर महीने 1 या 2 कोचिंग लाइसेंस कराते हैं, वो डी लाइसेंस हो, सी हो। साल में हमने लास्ट ईयर हमने ए लाइसेंस भी कराया, हमने बी लाइसेंस भी कराए, रेफरी में भी लेवल 2 कराया, गोल कीपिंग लाइसेंस के अंदर भी लेवल 2 कराया हमने। इस साल लेवल 3 कराने का भी प्लान है। तो हमारी कोशिश ये भी है कि जो इकोसिस्टम जो चलाता है फुटबॉल को, वो भी उतना ताकतवर बने, जिससे कि आपस में जो डिस्प्यूट्स होते हैं कि किसी ने गलत डिसीजन दे दिया, उस डिसीजन के वजह से रिज़ल्ट वो नहीं आया जो एक्सपेक्टेड था, तो उस चीज़ को भी देखते हुए हमारी पूरी कोशिश है कि हमारे यूथ और यंग लड़के लड़कियां कोचिंग लाइसेंस, कोचिंग में, रेफरिंग में जुड़ें और इस इकोसिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें। तो धन्यवाद, शुक्रिया सुनने का। और मैं अब विक्रमजीत सर को बोलूँगा कि ही बीइंग द चेयरमैन ऑफ द सब कमेटी ऑफ द दिल्ली प्रीमियर लीग थोड़ा डीपीएल के बारे में और विस्तार से बताएं। थैंक यू सो मच मिस्टर प्रेसिडेंट, थैंक यू। पहले तो सबसे पहले आप सबका अभिनंदन, आप लोग ने अपना समय निकाल के आप आए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने। बेसिकली हमारा मेन मकसद है कि हम इसको प्रचार करें अच्छी तरह। दिल्ली का जो ये प्रीमियर लीग है, दिस इज़ द 3rd एडिशन, जहाँ पे ये जो लीग है, ये प्रीमियर लीग, ये हमारे देश भर में इस लीग का एक महत्व है। हम नॉर्दर्न पार्ट से भी हैं, नॉर्दर्न इंडिया से हैं, जहाँ पे नॉर्दर्न इंडिया का एक प्रोफेशनल लीग के तरह से देखा जाता है, जो कि हम लोग बेसिकली एमेचर्स हैं। ये एमेचर लीग है, प्रोफेशनल लीग नहीं है, बट एक प्रोफेशनलिज्म के तौर पे हम दौर पे जा रहे हैं। तो हम धीरे धीरे इस दौर को ले जाने के लिए हमें थोड़ा सा प्रोफेशनल एटीट्यूड तो रखना पड़ेगा। तो उस चीज़ से धीरे धीरे ये एक मोमेंटम बन रहा है। इसके लिए टीमों को भी इसी तरह से सूचित किया गया है कि आप अपनी तैयारी इसी तरह से करें, जैसे कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के तहत CMS में डाल के सारे CMS के थ्रू ये सारा चीज़ें होता है, एंड देयर एंड देन ये ऑटोमेटिकली जो भी रिजल्ट्स होते हैं, जो भी हमारे जितने भी हमारे कार्रवाई होता है, ऑटोमेटिकली इट गोज़ टू द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। ये लीग को भी, ये लीग का मान्यता AIFF के द्वारा ही है, क्योंकि जो भी स्टेट लीग कराता है उसका मान्यता होने का मेन मकसद होता है इट हैज़ टू बी काउंटेड थ्रू CRS एंड CMS जो हम कराते हैं। तो बीइंग द 3rd एडिशन, हमारा टीम का, जैसे सर ने बताया कि हमारा टीम का बढ़ोतरी हुआ है, जिसमें 2 टीम और, इनफैक्ट 3 टीम और ऊपर आई हैं, हमारी सीनियर डिवीज़न से ऊपर आई हैं, जो सर ने बताया आपको, दैट इज़ हिंदुस्तान, नेशनल यूनाइटेड एंड यूनाइटेड भारत। ये 3 टीम ऊपर आई हैं आपके सीनियर डिवीज़न से प्रीमियर डिवीज़न में।
सो टोटल नंबर ऑफ टीम्स हैं 12। तो इनफैक्ट इन 12 टीम्स के जो मैचेस हैं ये डबल लेग है, ये डबल लेग हमारा मैचेस किया जाएगा। फर्स्ट लेग में 66 मैचेस होंगे, ऑल द टीम्स विल बी प्लेइंग अगेंस्ट ईच अदर, एंड सेकेंड लेग में अगेन 66 मैचेस। सो ये राउंड रॉबिन लीग है जिसमें एज पर AIFF's रेगुलेशन मिनिमम नंबर ऑफ मैचेस जो क्वालिफाई करती है थर्ड डिवीज़न के लिए, जो थर्ड डिवीज़न लीग के लिए जो AIFF के, उसमें आपको मिनिमम नंबर ऑफ मैचेस 14 होने चाहिए। हैंसफोर्थ ये धीरे धीरे हमारा ये नेक्स्ट एडिशन और भी टीम्स इसमें बढ़ सकते हैं, जैसे भी एसोसिएशन लेगी इसमें। बहरहाल हमें ऑर्गेनाइज करने के लिए दिया गया है, तो हमारे साथ मेरे साथी मिस्टर हरगोपाल जी हैं जो कन्वेनर हैं, साथ में मिस्टर हाफिज़ शाहिद हैं, मिस्टर राजू जजारिया हैं, तो इनफैक्ट एंड कर्माकर जी, तो हमारे 5 जनों का, या कर्माकर जी हैं, बता दिया कर्माकर जी, तो 5 जनों का हमारा ये टीम है। साथ में इसमें एक डिसिप्लिन कमेटी भी गठन किया गया है जिसमें मिस्टर अर्जुन हैं जो लीगल देखते हैं, एडवोकेट हैं, एंड साथ में मिस्टर सजवान जी हैं एंड मिस्टर जगदीश मल्होत्रा जी हैं, जो इस दौरान खेल के डिसिप्लिन एक गठन किया गया डिसिप्लिन कमेटी, जो इस दौरान इस DPL को वो any violations they will be taking care of and they will give their decision as per the regulation जो सर्कुलेट किया गया है हमारे टीम्स को, एक रेगुलेशन के तहत किया जाता है। वेल अपार्ट फ्रॉम दैट द टीम्स हैज ऑलरेडी बिन एड्राइज्ड कि आपके टीम मेंबर्स मिनिमम 20 प्लेयर्स होंगे, मैक्सिमम 35 मेंबर्स, वो 35 प्लेयर्स आप एनरोल कर सकते हैं। 6 ऑफिशियल्स रजिस्टर करेंगे। मैच डे में 20 प्लेयर्स एंड 4 ऑफिशियल्स प्लेइंग लिस्ट रहेगा। मैच का हमने ड्यूरेशन अगेन 45 ईच हाफ 90 मिनट्स का मैच है। मैच का जो टाइमिंग्स है अभी रखा है 1 बजे और 3 बजे, इनफैक्ट 1 और 4 रखा है, यस 1 और 4 रखा है। इट माइट वी माइट चेंज द फॉर्मेट ऑल्सो। दिन में 2 मैचेस हो रहे हैं, जैसे जैसे हमारा अभी परिस्थिति धीरे धीरे चेंज होगा, हमारा आबोहवा चेंज होगा, तो वी विल डू 3 मैचेस इन ए डे, क्योंकि हमारे को AIFF को भी हम बाध्य हैं AIFF को हमारा स्टैंडिंग देने के लिए। तो हम कोशिश ये करें, क्योंकि हम थोड़ा डिले हो चुके हैं ऑलरेडी, टीम्स के रिक्वेस्ट के तौर पे हमने इसे और डिले किया। पहले 16 को होना था, अब 26 को हो रहा है। तो हमारे को भी ये पूरा करने के लिए जिस तरह से भी हमें पूरा करना, उसको संज्ञान लेते हुए काम करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट इस बार हम लोगों ने एक इंटीग्रिटी ऑफिसर भी रखा है। दिल्ली पुलिस के तहत हमने एक इंटीग्रिटी ऑफिसर हमने दिल्ली पुलिस को लिख के दिया है, जो उस पूरे मैचेस का उनको वीडियोग्राफ जो बताया है कि स्पोर्ट वॉट हमारा पूरा मैचेस को लाइव शो करेगा। एंड उन्होंने बोला हमारे को मैच के बाद आप क्लिप्स ये पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा। तो उसी तरह से हम अपने तौर से बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अंबेडकर स्टेडियम ऑब्वियसली अभी एक रेनोवेशन मोड में है। अपार्ट फ्रॉम द प्लेइंग एरिना जो FOP है वो इंटैक्ट है, बाकी जो एरिना है अपार्ट फ्रॉम दैट वो रेनोवेटेड उसमें है। तो हमने टेम्परेरी अभी टीम्स के लिए टेम्परेरी हम लोगों ने उनका टेक्निकल मतलब कि जो ड्रेसिंग रूम्स है, हमने दोनों तरफ ड्रेसिंग रूम्स हमने प्लेस किया है, उसका प्रिपरेशन चल रहा है, कल तक पूरा हो जाएगा ताकि उनको वो सहूलियत मिल सके आराम से, क्योंकि वहाँ पे अभी जितने भी ड्रेसिंग रूम्स हैं अम्बेडकर स्टेडियम में वो तैयार नहीं है। henceforth we are trying to take appropriate measures ताकि उनको जो सहूलियतें मिलनी चाहिए वो मिले। एंड हम ये भी आपसे दरख्वास्त करेंगे, प्लीज़ आप भी आइए और मैच देखिए, लाइव भी रहेगा। मैच के लिंक्स हम ऑलरेडी शेयर करेंगे आपको। जितना हमारा मैचेस का आप सोशल उसमें डालेंगे, जितना भी आप लोग प्रचार करेंगे, विच विल हेल्प नॉट ओनली फॉर दिल्ली, फॉर द टीम प्लेयर्स ऑल्सो, क्योंकि उनको जो वो एक प्रावधान मिलता है एक्सपोजर का, वो एक्सपोजर खेल के द्वारा ही मिलता है, चाहे वो टीम के प्लेयर्स हो, कोचेस हो, टीम्स हो। तो इसी प्रकार टीम का प्रचार भी होता है। तो इट विल बी आवर रिक्वेस्ट फ्रॉम आवर साइड कि यू प्लीज़ आर वेलकम एंड इन्वाइटेड टू विटनेस द मैचेस एंड रिपोर्ट अकॉर्डिंगली। Thank you so much. Apart from that, if you want to ask anything, you can ask social media. Even Mr. Sajwanji, he is taking care of our social media on behalf of Delhi Soccer Association. So we believe in that we are moving ahead for the upcoming time in a professional way. Thank you. आपने डिसिप्लिनरी कमेटी की बात की जी, जो 2 एडिशन हुए हैं जी। अच्छा, पिछला सीजन जो खत्म हुआ है 2023-24 का,
उसमें कितना सारे मैचेस जो आपने प्लान किए थे पूरा सक्सेस हुआ, कैसे देखते हैं जो सीजन खत्म हुआ उस पर कुछ कम? मुझे लगता है कि मैचेस सारे हुए। इंस्टीट्यूशनल लीग वगैरह हाँ कुछ लीग्स रह गई हैं। नहीं अच्छा वो ओवरऑल कह रहे हैं आप? हाँ, हाँ overall। ओवरऑल उसके अंदर हाँ जी, उसके अंदर बी डिवीज़न रह गई, बी और सी रह गई। वो अब मैं क्यों रह गई तो आई थिंक वो तो एक वो सबका एक पर्सपेक्टिव होता है कि मैं क्या कुछ भी कह मतलब, बट क्या है कि ओवरऑल मैचेस हमारे ज़्यादा हुए लास्ट ईयर भी, और जो जो लीग्स हमने कराई उस लीग्स के अंदर जितने मैचेस हमने बोले थे उतने मैचेस हुए। यस, फॉर इंस्टेंस जैसे सर आपने कहा कि कुछ एक्शन की बात हुई, तो ए डिवीज़न के अंदर लास्ट पेनल्टीमेट मैच के अंदर दो टीमों के बीच में काफ़ी मतलब मैं उस दिन था नहीं, पर मुझे जो बताया गया कि झगड़ा वगैरह हो गया, तो उसके बेसिस में मैच कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट दी, रेफरीज ने भी रिपोर्ट दी अपनी, उसके बेसिस में एग्जीक्यूटिव कमेटी ने डिसीजन लिया, उस क्लब के मैनेजर और कोच को हमने सस्पेंड कर दिया है। तो अब हम जैसे सर नो टॉलरेंस पॉलिसी है सर, बट येस एज मिस्टर विक्रमजीत सेड दैट देयर इज़ अ प्रोसीजर के अंदर सर सिंपल वी हैव टू गिव notice so that the other party can give their own reasons। उसके बाद अगर वो डिसिप्लिनरी कमेटी का क्या परव्यू में आता है तो वो अपना एक डिसीजन देंगी एग्जीक्यूटिव कमेटी को, और फिर उसके बाद एग्जीक्यूटिव कमेटी डिसीजन लेंगी, और हम डिसीजन में सर हम चूकेंगे नहीं सर। हमको ये सर मैं एज अ प्रेसिडेंट कह रहा हूँ कि अगर हमने प्रोसीजर फॉलो करा है तो प्रोसीजर के बेसिस पे हम डिसीजन लेंगे सर। तो पहले हमारे एज एन एसोसिएशन के अंदर और लॉ बैकग्राउंड से आता हूँ, तो हमें एक प्रोसीजर हमने बनाया है, वो प्रोसीजर फॉलो करना ज़रूरी है जिससे कि फेयर राइट सबको मिले, जिसने वो करा है क्राइम और जिस पे हुआ है, तो वो हम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। उसके बेस में डिसीजन पक्का होगा और डिसीजन स्ट्रिक्ट होगा, उसमें हम उसको लटकाएंगे नहीं सर। और बात रहेगी सर लीग्स का, इस साल पूरी 100% ये प्रॉमिस है कि सारी लीग्स होंगी और मोरलेस विद इन द टाइम फ्रेम होगी जो हमने कैलेंडर में लिखा है। और ये कह सकते हैं। एक सवाल और है, जैसे जमुना पार्क आपने ग्राउंड लिया है, हाँ जी, वहाँ पर ड्रेसिंग रूम वगैरह कुछ नहीं, इस तरह से नहीं कुछ, इसके लिए भी कुछ प्लान कुछ सोच रहे हैं? क्योंकि प्लेयर्स कहते हैं यहाँ पे चेंजिंग रूम नहीं है, कुछ नहीं। अब सर उसके लिए हम क्या सोच रहे हैं कि जैसे पगोड़ा आता है, जैसे वो एक मतलब टेम्पररी स्ट्रक्चर टाइप आता है, वो हम सोच रहे हैं लेने का, जिससे कि फिर हमें क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट का है वो, तो हम कुछ भी कह लें पर हम कुछ बना नहीं सकते, वो तो वही बनाएंगे, और वो हमेशा कहते हैं बना रहे हैं। तो इसलिए टेम्पररी स्ट्रक्चर के लिए परमिशन हमने मांग रखी है, वो हाँ कर देंगे तो हम 2 टेम्पररी स्ट्रक्चर आ जाएंगे, जिससे कि एक चेंजिंग रूम एक को मिल जाए और एक को मिल जाए। तो ये और इसी तरीके से हम अम्बेडकर में इस साल दिल्ली प्रीमियर लीग में हम उसी तरीके से करने वाले हैं। अनुजी, अभी पिछले जो लीग खत्म हुई आपकी, मैच फिक्सिंग के तो आरोप लगे ही हैं उसमें। एक तो मैच फिक्सिंग के अंदर हमने 10 लड़कों को बैन करा है, और उनको, और उसके लिए हमने एक आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल भी बनाई है कि उनके पास अगर उनको अपील करनी है तो वो आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल में अपील कर सकती हैं, और जो उनका आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल एक स्टैंड अलोन कमेटी है, तो वो जो डिसाइड करेगी वो फिर हमें उस पर पालन करना पड़ेगा, पर एज ऑफ नाउ उन पर बैन है। बात रही क्लब्स पे हमने अवा फुटबॉल क्लब को पहले सस्पेंड करा था, और उसके बाद क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि सस्पेंशन एजीएम तक हो सकता है, और फिर एजीएम के अंदर हमें ये चीज़ रखनी पड़ेगी, और फिर काउंसिल मेंबर्स डिसाइड करेंगे कि उस पर क्या करना है। क्योंकि हाँ जी, क्योंकि एजीएम से कुछ दिन पहले उस कंप्लेंट पे जो हमने एंटी करप्शन में डाली थी उस पर एफआईआर हो गई, और एफआईआर होने का मतलब ये होता है, सब जानते ही हैं सर, कि अब वो स्टेट का केस बन जाता है, तो अब वो पुलिस पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेट करेगी। तो फिर हमारे सबका काउंसिल मेंबर्स का यही था कि हमको ये सस्पेंशन हटा देना चाहिए, और इसको
डिसिप्लिनरी कमेटी में दे देना चाहिए, सब्जेक्ट टू जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है उसका क्या निकलता है। तो इसीलिए अब ये जिन जिन इस क्लब को और जो और क्लबों के जो नाम आए हैं उसके अंदर, उनको वो डिसिप्लिनरी कमेटी देखेगी, उनको शोकॉज देंगी और उनसे जवाब मांगेंगी, और उसके बेसिस पे प्लस दिल्ली पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर ही रही है। और ये आप जानते हैं कि चार्जशीट सीआरपीसी के हिसाब से 60 से 90 दिन के अंदर उनको अपनी चार्जशीट फाइल करनी होती है आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर। तो वो ज़्यादातर 60 से 90 दिन में तो होती नहीं है, बट हमारा मानना है कि होपफुली वो करेंगे। तो जैसा उनका चार्जशीट जो रिपोर्ट बनाएंगे उसके बेसिस पे वो रिपोर्ट भी डिसिप्लिनरी कमेटी को मिलेगी, उसके बेसिस में वो डिसाइड करेंगे, और जो उनका डिसीजन होगा फिर हमें वो पालन करना पड़ेगा। तो डिसिप्लिनरी कमेटी कब तक फैसला लेगी या कब तक ये? सर मैं उसके अंदर अब मैं ये टाइम देना थोड़ा मुश्किल है, बट जल्दी से जल्दी देगी। हमारा भी ये कोशिश है कि ये चीज़ आगे ना हो, और इस डीपीएल के अंदर ये मेरा प्रॉमिस है सर, पूरा ध्यान रहेगा इस टाइप के एलिमेंट्स पे। और जहाँ पे हमें लगता है कि कोई भी अगर इस टाइप की हमारे पास रिपोर्ट्स आती हैं कि ये मैच फिक्सिंग की एलिगेशंस की रिपोर्ट्स आती हैं, तो कमेटी भी बनी है प्लस सब कमेटी भी है, इस पे हम शोकॉज नोटिस देंगे उनको, उनसे जवाब मांगेंगे, और उसके बेसिस पे जो भी कमेटी डिसाइड करेगी वो क्लब्स को बता दिया जाएगा। सर मेरा सर ये है कि ये अब जो शोकॉज नोटिस देंगे कमेटी वाली अब करेगी या जो पहले हो चुका है? नहीं सर, फ़र्क है। वो पुराने क्लब जो हैं जिनके नाम है उनको तो अलग चल रही है इंक्वायरी। हाँ, पर इस डीपीएल की बात कर, हाँ जी, क्योंकि लास्ट डीपीएल में हुआ था, तो इस डीपीएल में हमारी और स्ट्रिक्ट वो है कि वही जैसे मैंने कहा नो टॉलरेंस है। और इसके अंदर एएफएफ भी देख रही है कि क्योंकि ये मुद्दा जो सेल्फ गोल सबने देखा, वो बहुत ही मैं कहता हूँ दुख की बात है कि हम सब यहाँ पे टाइम निकाल के कोशिश करते हैं कि फ़ुटबॉल को ग्रो करने के लिए, और फिर इस टाइप की चीज़ होती है। तो उसके अंदर हमने सर 10 लड़कों को बैन करना, वो भी एक मेरे को लगता है दिल्ली के इतिहास में पहली बार हुआ होगा। और ये हमारी इस बार भी कोशिश रहेगी कि जो अगर पता लगता है कि कोई लड़के इन्वॉल्व हैं तो हम लड़कों को भी करेंगे और क्लबों को भी हम सबको शो कॉज देंगे, और उसके बेसिस में डिसीजन हम जल्दी लेंगे, जिससे कि ये गंदगी ये शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाए। अच्छा, जब बच्चे खुद कर लेते फिक्सिंग तो उस पर क्लब पर दोष देना या क्लब को बैन करना ये कितना उचित है? जैसे कुछ लड़कों ने कर लिया खुद से क्लब। सर मैं मानता हूँ इसके अंदर ये सिचुएशन ऐसी होती है कि हाँ, कि प्लेयर कर रहा है और क्लब को नहीं पता है, या और क्लब को नहीं पता है और प्लेयर कर पा रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें दोनों को पार्टी बनाना ज़रूरी है, क्योंकि वो खेल तो क्लब प्लेयर है। तो इसीलिए हमें डिसीजन देने से पहले आई थिंक जो हमने कमेटी बनाई है जो कि वकीलों की है, वो तरीके से इन्वेस्टिगेट करें, जिससे कि वो एक रिपोर्ट देंगे, और उसके बेसिस में हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी हर महीने हम मीटिंग करते हैं, और हम सब कुछ देखते हुए हम डिसीजन देंगे। सर हम नहीं चाहते कि कोई क्लब बैन हो सर, या हम भी नहीं चाहते कि कोई प्लेयर ना खेले, पर क्या है कि इतना एविडेंट जो सबने वो गोल देखा, तो सर वो उसके अंदर ये फिर से ना हो, इसीलिए हमें बहुत ज़रूरी है स्ट्रिक्ट डिसीजंस दें, और उसके बेसिस में हम उनको राइट टू अपील भी दे रहे हैं, सो दैट अगर उनको लगता है कि वो नहीं थे और उनका बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट नहीं था इस चीज़ के अंदर, उनके पास राइट टू अपील है, और राइट टू अपील के अंदर वो अपना पूरा केस बता सकते हैं।